है ये एक हेडेक से भी बढ़कर कुछ है। ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल टाइप का हेडेक है। ये इस तरीके का हेडेक होता है जिसके अंदर जो पेशेंट होता है, जो पर्सन होता है, उसकी हालत जो होती है वो बिल्कुल रोने जैसी हो जाती है। लाइक उनका जो आधा ब्रेन है वो बिल्कुल ही सीवियरली पेन करने लगता है। अब ये जो प्रॉब्लम है, इसको मेडिकल साइंस के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर काउंट किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है? ऐसे डिसऑर्डर्स जिसके अंदर हमारी नर्व इन्वॉल्व होती है। और नर्व्स ऐसी चीजें होती है हमारे ब्रेन के अंदर जो कि रिपेयरेबल पार्ट नहीं होता। आपने सुना होगा, अगर किसी को ब्रेन इंजरी हो जाती है तो कई बार उनको रिवर्सिबल डैमेज नहीं होता, उनको इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, यानी कि ऐसा डैमेज जो दोबारा उनको ठीक नहीं कर सकता। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जो कि है हेयरिंग लॉस, यानी कि कम सुनाई देना। ये एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो सुनने वाली नर्व होती है, जो हमारे कान से हमारे ब्रेन तक आवाज को ले जाती है, वो डैमेज हो जाती है। जिसकी वजह से जो पर्सन होता है वो लाइफ टाइम सुन नहीं पाता और इसका कोई इलाज भी नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से जो माइग्रेन है ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर काउंट होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई हद तक इसको ठीक किया जा सकता है। ब्रेन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ठीक नहीं होती, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते हुए। लेकिन माइग्रेन एक ऐसी चीज है जिसको रिवर्स किया जा सकता है कई हद तक। तो आज इसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहले तो हम ये बात करेंगे कि माइग्रेन के अंदर एक्चुअली में हमें दिखता क्या है। तीन मेन साइंस हमें माइग्रेन के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। नंबर वन साइन, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड। कि जो पर्सन होता है वो लाइट एंड साउंड को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। लाइक अगर उस पर्सन को हेडेक हो रहा है तो वो बोलता है कि मुझे कमरे में बिल्कुल बंद कर दो और लाइट ऑफ कर दो, क्योंकि जैसे ही उसके आंखों में लाइट्स पड़ती हैं उनको प्रॉब्लम होने लगती है और वो जो नर्व होती है वो स्टिमुलेट होकर ज्यादा दर्द करती है। इसे हम कहते हैं फोटोफोबिया। फोटोफोबिया माने लाइट से डर लगना। दूसरा जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट में, वो होता है अकम्पेन्ड बाय नोजिया एंड वॉमिटिंग। यानी उस पर्सन को वॉमिट जैसा फील होता है, लेकिन जैसे दर्द होता है ना दिमाग में, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे वॉमिट आ रही है, क्योंकि वो दर्द की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई होती है कि पेशेंट की पूरी बॉडी अकड़ने लग जाती है। और तीसरा, यूजुअली वन साइड ऑफ द हेड। मोस्टली ये या तो राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, और जिस पर्सन को हो रहा है, अगर राइट में हो रहा है तो राइट में ही होता रहेगा, और लेफ्ट में हो रहा है तो लेफ्ट में ही होता रहेगा। तो ये माइग्रेन के अंदर तीन साइंस हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? ठीक है, सिम्टम्स ये है, नॉजिया एंड वॉमिटिंग। जैसा मैंने बताया, मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो है ना उल्टी आती है, ठीक है, या फिर उल्टी जैसा लगता है, और सर में चकराहट होती है, मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता, ड्राउजीनेस होती है, आलस रहता है, ठीक है, ठंडा ठंडा रहता है, यानी कोल्ड एंड स्वेटी। आपने देखा होगा कई बार आपको ठंड भी लग रही होती है और आपको पसीना भी आ रहा होता है। मोस्टली बुखार में ऐसा होता है। तो माइग्रेन का जब भी एपिसोड आता है पर्सन को, तो वो ऐसा दिखने लगता है। कंसंट्रेशन पावर लो हो जाती है, क्योंकि जो नर्व इन्वॉल्व है, जैसे ही वो अपना फोकस पढ़ाई में या किसी और चीज में लगाता है, वो नर्व उसको डिस्टर्ब करती है, वो बार बार झपझप करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को या पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है एंड वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। इसके साथ ही रिकरिंग हेडेक पेन, ये जो एपिसोड होता है माइग्रेन का, ये एक बार नहीं, ये बार बार होता है, यानी रिकरेंटली होता है। जैसे अगर किसी पर्सन को 7 दिन में एक बार हो रहा है, तो वो महीने में 4 बार उस चीज को फील करेगा। साथ में ये किसी न किसी ट्रिगर से चलता है। वो ट्रिगर्स की बात हम आगे करेंगे। इसके साथ ही डिजीनेस होती है पेशेंट को। बॉडी एंड नेक नेक हेडेक, सॉरी, बॉडी एंड नेक एक्सिस, यानी कि अब जो पर्सन है उसको पूरी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है। जैसा मैंने बताया, पूरी बॉडी अकड़ने लगती है, इतना ज्यादा पावरफुल ये पेन होता है। अगर उसने एक बार किसी पर्सन को माइग्रेन कर दिया है, यानी उसकी नर्व में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी पूरी बॉडी के अंदर ऐसा लगने लगता है कि उसमें खिंचाव महसूस हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सीवियर लेवल का पेन होता है। सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड, यानी कि जो पर्सन है उसको लाइट से तो डर लगता ही है, साथ में साउंड से भी डर लगता है। यानी इस पर्सन को एकांत चाहिए, क्योंकि जैसे ही लाइट या साउंड में से कोई भी चीज आएगी, वो ब्रेन की नर्व एक्टिवेट हो जाएगी और पर्सन को इरिटेशन फील होने लगेगा।
इसके साथ में ऑरा इज अ विजुअल डिस्टरबेंस, पेशेंट को ऑरा होने लगता है। ऑरा का मतलब क्या है कि जब वो किसी को देखता है या कभी बाहर निकलता है तो उसकी आंखों के सामने एक ब्लरी विजन देखने को मिलता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ऐसा एक ब्लर विजन का स्पॉट सामने आ जाता है जब तक वो माइग्रेन का एपिसोड है। जैसे ही माइग्रेन का एपिसोड खत्म हो जाता है, पेशेंट का विजन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये इस वजह से होता है कि जो नर्व है वो हमारी ऑप्टिक नर्व यानी कि विजुअल जो देखने वाली नर्व होती है उसको भी कहीं हद तक अफेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए वहां पे ब्लरी विजन या फिर ऑरा क्रिएट हो जाता है। अब जो माइग्रेन होता है वो 4 स्टेजेस में आता है। अगर किसी पर्सन को माइग्रेन है तो उसको माइग्रेन का पेन स्टार्ट होने से पहले ही ये आभास हो जाता है कि आज उसको माइग्रेन का पेन होने वाला है, क्योंकि माइग्रेन अचानक से नहीं आता। वो कुछ सिम्टम्स शो करता है आने से पहले, एंड उसके बाद फिर वो अपना पूरा एपिसोड क्रिएट करता है एंड देन वो चला जाता है। तो 4 पार्ट्स में ये माइग्रेन किसी पर्सन को होता है। जैसे प्रोड्रोम, 30 to 50% डील विथ प्री अटैक लाइट सेंसिटिविटी, यानी कि अभी सर में दर्द शुरू हुआ नहीं है लेकिन जो पर्सन है उसको लाइट को देखकर चिड़चिड़ापन आता है, उसको लाइट अच्छी नहीं लगती। जैसे ही उसको ये उसका एक सिम्टम होता है, जैसे ही उसको लाइट अच्छी नहीं लगती उसको पता चल जाता है अब उसको हेडेक स्टार्ट होने वाला है। एटलीस्ट 1/3 रिपोर्ट लाइट एक्सपोजर ट्रिगर देयर माइग्रेन अटैक, यानी कि अगर कोई पर्सन है वो धूप में घूम रहा है या फिर वो बाहर घूम रहा है और काफी ज्यादा टाइम तक वो बाहर है तो उसको लाइट अच्छी नहीं लगती। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको पता चलता है कि अब उसके साथ माइग्रेन का अटैक स्टार्ट होने वाला है। देन अब सेकेंड स्टेज आती है ऑरा। ऑरा में अब अगर वो पर्सन अभी भी स्टिल बाहर है घर से और लाइट आ रही है उसकी आंखों पे, तो अब वहां पे ब्लरी विजन स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया ऑरा क्रिएट होता है, ऐसा जो ब्लरी विजन है ये पर्सन को क्रिएट होने लग जाता है। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो आती है अटैक। अब इस टाइम पे पेशेंट का जो सर है वो काफी सीवियरली दुखने लग जाता है, और अब जो लाइट सेंसिटिविटी है वो 80 to 90% बढ़ जाती है, यानी कि अब पर्सन को बिल्कुल भी लाइट पसंद नहीं, इवन वो कमरे की लाइट को भी पसंद नहीं करता है। इसके बाद पोस्ट ड्रोम आता है, यानी कि अब ये एपिसोड कुछ घंटों तक चलता है एंड आफ्टर दैट पोस्ट ड्रोम माइग्रेन ठीक होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन जब ये ठीक होता है तो एक पर्सन को बहुत ज्यादा वीकनेस देके जाता है और बिल्कुल लेथार्जिक करके जाता है, यानी अब जो पर्सन है वो आज के दिन तो कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि उसके दर्द ने उसको इतना परेशान कर दिया कि उसकी पूरी बॉडी में पेन होने लग जाता है। तो इस तरीके से माइग्रेन जो है अपने एपिसोड को शो करता है। ये मैंने जो आपको बताया ये माइग्रेन का एक एपिसोड है। ऐसे ही कई सारे एपिसोड एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर रिपीट होता है। अगर किसी पर्सन को 6 महीने में एक बार माइग्रेन का अटैक आता है तो वो ये फील कर सकता है। किसी किसी पर्सन को 7 दिन में आ जाता है ये एपिसोड, किसी किसी पर्सन को साल भर में आता है और किसी किसी को 2 साल में आता है। तो ये हर किसी के न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है कि कितना सीवियर उनको माइग्रेन हो चुका है और किस लेवल का माइग्रेन उनको हुआ है, और साथ में क्या रीजन है उनके माइग्रेन का। तो माइग्रेन के रिस्क फैक्टर क्या है, जैसा मैंने बताया क्या रीजन है माइग्रेन का, इससे भी काफी ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। जैसा कि पहला रीजन ये है स्ट्रेस। अगर कोई पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है तो उसकी नर्व्स जो होती हैं वो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक्टिव एंड डीएक्टिवेट स्टेज में आ जाती है। जब वो पर्सन सो रहा होता है तब भी उसकी जो नर्व्स होती है वो एक्टिव रहती है क्योंकि वो स्ट्रेस ले रहा है, जिसकी वजह से उस नर्व के अंदर प्रॉब्लम आती है और वो पेन करने लग जाती है। इसके साथ ही फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें देखने को मिलता है सेंसिटाइजेशन। कुछ पर्सन्स को शुरुआत से ही लाइट से एलर्जी होती है या लाइट को वो पसंद नहीं करते। इसका रीजन पता है क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइफ। जितने ज्यादा हम मॉडर्न होते जा रहे हैं उतना ज्यादा हम अपने आप को नेचर से दूर करते जा रहे हैं। पहले हम निकल जाते थे नॉर्मली धूप के अंदर आराम से घूम रहे हैं फिर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे लोग कपड़ा पहन के निकल रहे हैं या फिर लोग गाड़ियों में बैठ के निकल रहे हैं, बिल्कुल है ना, या छाता लेके भी निकल रहे हैं। आज का ट्रेंड बन गया, जो फॉरेन कंट्रीज में होता था वो छाता लेके निकलते हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं चलता लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपको इन चीजों की आदत ही नहीं रहती और इन चीजों से आपकी बॉडी बिल्कुल ना फैमिलियर नहीं हो पाती है। तो उसके बाद है ना आप कभी भी बिना छाते के या बिना अपने फेस को ढके बाहर निकलते हैं ना तो आपको बिल्कुल अजीब फील होता है क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज के लिए इम्यून बनी ही नहीं।
आप सोचते हैं कि है ना जो डस्ट है, ठीक है, उसकी वजह से मेरी स्किन खराब हो रही है, लेकिन आप जब एक्चुअल में किसी डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं ना कुछ साल बाद, तो आपको डस्ट एलर्जी हो जाती है, क्योंकि आपने बचपन में उस डस्ट को लिया ही नहीं। आपको पता है जितने भी वैक्सीन होते हैं, जो भी वैक्सीन हम लगवाते हैं बचपन में, ये अपन MMR का टीका लगवाते हैं, या फिर हम पोलियो का टीका लेते हैं, या पोलियो ड्रॉप्स जो हम लेते हैं, इसमें क्या होता है पता है? इसमें एक्चुअल में पोलियो का बैक्टीरिया होता है जो किसी पर्सन को पोलियो करता है। अब वो बचपन में जब पिलाया जाता है ना, तब आपने देखा होगा जब भी आप बच्चों का वैक्सीनेशन कराते हैं, पोलियो का खुराक लेके आते हैं, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं 1-2 दिन के लिए। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें एक्चुअल में वो बैक्टीरिया है जो उस बच्चे को बीमार कर रहा है, लेकिन वो उस बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो उस छोटी एज में ही बन जाती है, वो उस पोलियो से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में उसके कांटेक्ट में कभी पोलियो आ भी गया, पोलियो का बैक्टीरिया या वायरस जो भी आ गया, तो वो बच्चा उससे डिफेंड कर जाएगा, उसको खत्म कर देगा। जैसे कि MMR, मीजल्स, मम, रुबेला, ऐसे काफी सारे जो है बैक्टीरियाज या वायरसेस जो है हमारे बॉडी के लिए, जिसके लिए हम बचपन में ही इम्यूनिटी को डेवलप कर लेते हैं। आज हमारा जो इंडिया है ये पोलियो फ्री हो चुका है, लाइक इसमें एक भी पर्सन पोलियो का नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सब लोग अवेयर हो चुके हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी इम्यूनिटी काम करती है। जब हम छोटी एज से ही ऐसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसी वर्स्ट सिनेरियोज में रहते हैं, है ना, आपने देखा होगा जो सड़क पे रहने वाले बच्चे होते हैं वो सबसे कम बीमार होते हैं। जो नंगे पैर घूम रहे हैं अभी ठंड के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, उनको ठंड लगती ही नहीं है, बिकॉज उनकी बॉडी इम्यून हो चुकी है उस चीज के लिए। इसी तरीके से कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो माइग्रेन कॉज करते हैं। पिताजी को था तो बच्चे में भी आ गया, बिकॉज सेम लाइफस्टाइल भी कॉपी होती है। कई बार हम जीन्स को सामने ले आते हैं, लेकिन कई बार जो फादर की लाइफस्टाइल है वही बच्चे की लाइफस्टाइल बन जाती है, जिसकी वजह से वो सेम जो पैटर्न है वो कॉपी हो जाता है, एंड सामने वाले पर्सन को भी वो माइग्रेन की स्थिति हो जाती है। तो जेनेटिक जीन्स भी एक फैक्टर होते हैं, बट इतना मेजर फैक्टर नहीं है जीन्स का, जितना ज्यादा फैक्टर है आपकी बॉडी इम्यूनिटी का, सेंसिटाइजेशन का, एंड स्ट्रेस का। अब माइग्रेन जो है वो किसी ट्रिगर से एक्टिवेट होता है, यानी कि कोई ट्रिगर होगा आपके सामने तभी आपको ब्रेन में हेडेक स्टार्ट होगा। तो अब ये ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, स्ट्रेस, हार्मोनल चेंज, फूड, ठीक है, कुछ स्प्रेज होते हैं, जैसे ना कुछ लोगों को सेंट पसंद नहीं होती है, या फिर किसी सर्टेन एनवायरनमेंट की जो स्मेल होती है वो पसंद नहीं होती है किसी पर्सन को, या फिर अपने ब्राइट लाइट्स, या फिर जो घर में पालतू जानवर होते हैं उनके ऊपर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स चलते हैं, उनकी वजह से भी लोगों को एलर्जी होती है, या फिर वो ट्रिगर की तरह काम करते हैं, जो कि आपके ब्रेन के अंदर हॉर्मोन्स को सीक्रेट कराता है। वो हॉर्मोन्स क्या करते हैं, आपकी ब्रेन में जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, जो नर्व की मैं बात कर रहा था जो पेन करती है, ट्राइजेमिनल नर्व को एक्टिवेट करते हैं और आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही और भी ट्रिगर्स है, जैसे लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, कॉफीन, यानी कि जो चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं उनके अंदर माइग्रेन ज्यादा देखा गया है। स्किप्ड मील्स, जो टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, फिजिकल एक्सर्वेशन करते हैं, जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे रहे, बस काम किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों में भी जो माइग्रेन है वो काफी ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की। माइग्रेन को प्रिवेंट ही किया जा सकता है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म में जाता है। अगर हम इसको प्रिवेंट कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। पहली चीज, अवॉइड ट्रिगरिंग फूड और स्मेल्स। ऐसी चीजें, वो देखो जो पर्सन होगा ना माइग्रेन का, उसको पता होगा कि उसको किस चीज से ये स्टार्ट होता है, तो उस चीज को अवॉइड कर लो पहले पहले। अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, आप फोकस नहीं कर पा रहे, तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है स्टार्टिंग के डेज में, जब तक आप खुद को नेचुरल वे में ठीक करो। ठीक है, तो मेडिकेशन भी एक एलिमेंट होता है, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि माइग्रेन जो है वो मेडिसिन के बिना भी ठीक हो जाता है। मेडिसिन तो तब दी जाती है जब बहुत सीवियर कंडीशन क्रिएट हो जाती है पर्सन की। नींद पूरी लेनी चाहिए, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी का, जिसकी सबसे ज्यादा कमी आज के टाइम पे इंडिया में देखी जा रही है लोगों के अंदर। इसके साथ ही कंट्रोल योर कॉफी, आपको चाय कॉफी को कम करना चाहिए अगर माइग्रेन के आपको एपिसोड आते हैं तो। और स्ट्रेस को मैनेज करिए। ठीक है, एक डायरी बनाइए, उस पर लिखिए कि आपको किन किन चीजों से स्ट्रेस होता है, और ये एक साइंटिफिक तरीका है स्ट्रेस को कम करने का। अगर आप लिखते हैं कि आपको किन चीजों से स्ट्रेस है, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही फालतू चीजों से स्ट्रेस होता है जब आप उसको री रीड करते हैं तब। तो
इस चीज का आप ध्यान रखें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए। इसके साथ ही ब्रेन हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपके हेल्थ कोचेस आपको बताएंगे। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप अपने हेल्थ कोचेस से जाके जब पूछेंगे तो आपको और अच्छे से बताएंगे कि ब्रेन हेल्थ को प्रमोट करने के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। सबसे पहला है, ब्रेन हेल्थ में ब्राह्मणीय होता है। ब्रेन हेल्थ एक टाइप का आप मान सकते हैं प्रोडक्ट है या फिर एलिमेंट है। इसके अंदर ब्रह्मी हमें मिलता है जो कि ब्रेन एक्टिविटी को प्रमोट करता है, यानी कि वो आपके ब्रेन को एक्टिव स्टेज में ले आता है। दूसरा है नाइट वर्क्स, जिसके अंदर एल आर्जिनिन जो एक टाइप का प्रोटीन है वो प्रेजेंट रहता है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। आपने हाइपोक्सिया का नाम अगर सुना हो, तो हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक पर्सन के ब्रेन के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन काम करना बंद कर जाता है। तो नाइट वर्क्स ऐसी कंडीशन में काम करता है जहां पर पेट जो पर्सन है वो हाइपोक्सिक है, तो या फिर किसी पर्सन के ब्रेन में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, तो या फिर कोई नॉर्मल पर्सन भी है जिसकी डेली एक्टिविटी काफी हाई है, तो इसके अंदर ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है। ओके। थर्ड वन इज ओमेगा 3, जो कि एक गुड फैट है आपके ब्रेन के लिए। आपको पता है आपका जो ब्रेन है वो 70 to 80% फैट का बना हुआ है। अगर आप अपने ब्रेन को निकालेंगे, अगर किसी लैब में जाके देखेंगे ना किसी का ब्रेन, तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्रेन है ये फैट का बना हुआ है। और जो मेन फैट होता है इसके अंदर वो ओमेगा 3 होता है, जो कि आपके ब्रेन की एक्टिविटी को बना के रखता है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा कि जो हमारा ब्रेन है वो कितना ज्यादा पावरफुल होता है। अगर वो खराब स्थिति में आ जाए तो वो आपकी पूरी बॉडी को खराब कर सकता है, और अगर वो अच्छी स्टेज में है, अच्छी कंडीशन में है, तो वो आपकी बॉडी को इम्प्रूव भी कर सकता है। ब्रेन के अंदर सारी पावर्स है आज के टाइम पे जो मौजूद है, बस आपको उसका यूज करना आना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, अफर्मेशन जो अभी सेशन के स्टार्टिंग में होते हैं, ये आपके ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और आपके ब्रेन को एक्टिव बनाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन में यही खत्म करता हूँ। दिस इज डॉक्टर सुनील एंड थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब सिर्फ 2 मिनट और लूंगा मैं आपके, सिर्फ 2 मिनट और। जी जी। मैं सर, डॉक्टर साहब आपने अभी कुछ चीजें बताई, उसमें से न्यूट्रिशन का रोल कितना मानते हैं आप ब्रेन हेल्थ पे या इस माइग्रेन में? सर, टोटली जो रोल है हमारा न्यूट्रिशन का ही रहता है। देखिए, आप अगर बर्गर खाते हैं तो आप बर्गर जैसे तो नहीं है ना, आप तो अपने जैसे ही हैं। यानी कि हमारी बॉडी की सेल्स को पता है कि आपकी आंख कैसी है ना, आपकी नाक कैसी है, उसका शेप कैसा है, वो आपके अंदर एक मेमोरी होती है। ठीक है, लेकिन वो मेमोरी तब काम करेगी जब आप उसे इंफॉर्मेशन देंगे। लाइक अगर आप किसी पर्सन को किताब देंगे तभी वो उस चीज को क्या कहते हैं, उसकी नॉलेज को ले पाएगा ना। यस सर। उसी तरीके से जब आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देंगे, यस सर। तभी तो आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके अपने रिजल्ट दिखाएगी ना। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं है तो हवा में से तो वो आएगा नहीं, पानी में से तो वो न्यूट्रिशन आएगा नहीं। यस आपको अपनी बॉडी के अंदर वो लेना ही पड़ेगा यस। एनी हाउ, चाहे वो नेचुरल फॉर्म में हो चाहे वो सप्लीमेंट के फॉर्म में हो, आपको वो लेना पड़ेगा, उससे आप आपने बच नहीं सकते। आपने 3 न्यूट्रिशन के बारे में बताया है, ब्रेन हेल्थ, नाइट वर्क एंड ओमेगा 3 जो हमारा आता है। तो हमारी ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में जो सबसे बेस्ट ये ब्रेन के लिए है, ये तीनों न्यूट्रिशन। और एक बिल्कुल। आपने जिक्र किया था विटामिन B12 का, आई थिंक मल्टी विटामिन भी उसमें ऐड किया जा सकता है अगर किसी को इस तरह यस। की प्रॉब्लम। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच हमें अवेयर करने के लिए। हम लोग बिल्कुल इस न्यूट्रिशन के बारे में थैंक लोगों यू। को सुजेस्ट करेंगे अगर किसी को इस तरह की समस्या। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू। ओके। तो डॉक्टर साहब के लिए ये निशान तो बनता है हार्ट का, जैसे मैं भेज रहा हूँ, है ना? फटाफट स्क्रीन लाल करिए, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करते हैं इस चीजों के लिए, अपने बहुत व्यस्तम समय में से समय निकाल के वो हमें बताते हैं। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब से जो हमने लर्न किया है उसके साथ साथ मैंने अपने क्लब में कल एक एक्सरसाइज सिखाई थी। रामकृष्ण सर आज सिखा देते हैं वो भी एक्सरसाइज सबको, है ना? बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वो ऐसी एक्सरसाइज है शायद आपने कभी करी नहीं होगी। अ, अगर मेरे पास, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ 1 मिनट में उसका मेरे पास वीडियो हो तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज मैं खुद ही करवा देता हूँ आज। डॉक्टर साहब ने जो बोला है, अभी उन्होंने क्लास किया था बर्गर के लिए, या ऐसी बहुत सारी अनहेल्दी चीजें होती है। तो ये एक्सरसाइज मुझे ऐसा लगता है आपने कभी किसी क्लब में सीखी नहीं होगी, मगर आपको मेरे साथ करनी है, सिर्फ 1 मिनट में आप सीख जाओगे और ये बहुत काम आने वाली है। रेडी है सभी करने के लिए? ऐसे थम्स अप करेंगे? ओके।
तो आपको क्या करना है? अपने सर को बिल्कुल सीधा करना है, ऐसे राइट हिलाना है, फिर ऐसे लेफ्ट हिलाना है। सभी हिला रहे हैं? आदित्य चेक करिए, सभी हिला रहे हैं क्या? ऐसे, राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे करते करते सभी कर रहे हैं। देखिए मैं एक बार सारी बाकी स्क्रीन पे देख लूं। यस, संतोष जी भी कर रहे हैं, उमेश जी भी कर रहे हैं, वेरी गुड। अब थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ानी कि जर्क आ जाए। थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ाइए। ये, ओके। ये तो एक्सरसाइज सीख ली आपने, हम सब करेंगे, सीख ली ना? ये करनी कब है? ये आपको तब करनी है, ममता जी बहुत ध्यान से सुन रही है, जब आपके सामने बर्गर, पिज्जा, समोसा, कचौरी आ जाए। बहुत सिंपल है, इससे आपकी हेल्थ इतनी अच्छी इंप्रूव होगी, आई थिंक किसी और चीज से नहीं होगी। आपको आज के बाद ये सर की अमोल जी, ये सभी सभी को सिखानी है एक्सरसाइज। बेस्ट एक्सरसाइज है या नहीं है? तो ये एक्सरसाइज है सबसे बढ़िया। डॉक्टर साहब सही एक्सरसाइज है ना ये? तो इससे आई थिंक हम लोग काफी समस्याओं से ठीक हो सकते हैं। तो ये मैंने परसों ही सीखी थी, ये एक्सरसाइज तो मैंने शुरू कर दी है। और मैंने खुद भी इस पे काम करना शुरू किया है। कोई चीज ऐसी आ जाती है तो बस ऐसे करना है, मगर ऐसा हमेशा नहीं करना। मान लीजिए फ्रूट्स आ गए तो ऐसा भी करना है, ठीक है? और अच्छा न्यूट्रिशन आ गया तो ऐसा भी करना है। डॉक्टर साहब ने 4 चीजें बताई है आज, जिसमें ब्रेन हेल्थ है, नाइट वर्क्स है, और ओमेगा 3 है, मल्टीविटामिन है, उसके लिए ऐसा करना है। बर्गर के लिए ऐसा करना है, बस ये एक्सरसाइज है। ओके। तो अभी आज मैं लास्ट में जो चीज मुझे, यस, थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में मैं आज अफर्मेशन जो थी, क्योंकि डॉक्टर साहब का टाइम में बड़ी मुश्किल से मिला, हमने वो चीजें बीच में पेंडिंग कर दी थी, उसके बारे में बात करेंगे। आप लास्ट तक बने रहे, हो सकता है कोई एक एक्सपीरियंस आपको ऐसा सुनने को मिल जाए कि आपको लगे ये मैं मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ क्या होता है, एक वेलनेस कोच का रोल ये होता है कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं, मगर हमें तसल्ली नहीं होती है डॉक्टर साहब के पास जाए। डॉक्टर साहब अदरवाइज मत लेना मेरी बात को, कि हमारी समस्या हम ऐसे नहीं करते ना तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। इतनी बढ़िया एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, डॉक्टर साहब के पास जाने की विजिट आपकी कम हो जाएगी। आज का अफर्मेशन, मेरी फेवरेट अफर्मेशन, अक्सर मैं मंथ में 3 या 4 बार बोलता हूँ। आई कैन एंड आई विल। बहुत सिंपल, मैं कर सकती हूँ और करूंगी, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। ठीक है, आई कैन एंड आई विल। ये चीज अगर आपके दिमाग में आ गई तो सब कुछ पॉसिबल है। ओके। तो आज का जो सेशन, जो सब्जेक्ट हुआ है, उसमें एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। ये इस एक्सरसाइज से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने वाली है। मगर इसके साथ साथ आज किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है, फटाफट 100